फ्रेंड्स, दिस इज़ केमिस्ट्री बाय आशीष सर। एंड बच्चों, आज इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। बच्चों, केमिस्ट्री का 9th क्लास का सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। एंड बच्चों, फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग के अंदर द फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। बच्चों, मैटर आप सबको क्लियर है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, मीन्स उसके अंदर मास होना चाहिए, उसके अंदर वॉल्यूम होना चाहिए, एंड कैन बी फेल्ट बाय वन और आवर 5 सेंस ऑर्गन्स। बच्चों, हम अपने सेंस ऑर्गन से उसको क्या कर पाए, फील कर पाए, तो उसको हम मैटर कहते हैं। जैसे अपने पास कोई भी थॉट्स मैटर नहीं होते, ठीक है, लव, एंगर, हेट, ये अपने पास कोई भी थॉट मैटर नहीं होता है, ठीक। तो मैटर हमने क्लासिफाई कर लिया था फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, अपने फर्स्ट चैप्टर में। एंड बच्चों, इस चैप्टर के अंदर इस मैटर अराउंड अस प्योर में हम केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं मैटर की, ठीक है। ये मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर लिखा हुआ है पूरा। एंड इसको अगर आपने पहले याद कर लिया, इसको आपने समझ लिया, तो जो चैप्टर का 50 से 60% पोर्शन होगा आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि ये चैप्टर लेंथी है, बहुत सारी नई चीज़ें, टॉपिक्स बीच में इंक्लूड होते हैं। सो आपने क्या करना है, एक माइंड मैप बना लेना है कि हमने इस तरह की क्लासिफिकेशन को पढ़ते हुए चलना है। एंड देन हम 1 by 1 इन टॉपिक्स को क्या करेंगे, डिटेल में विद एग्जाम्पल्स हम इनको स्टडी करेंगे। तो ये बच्चों अपना इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। एंड 50-60% तो इस क्लासिफिकेशन पर बेस्ड है। एंड उसके बाद आपके पास सेपरेशन टेक्निक्स आएंगी, या जो प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स हम पढ़ते हैं लास्ट में। सो बच्चों, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर होने वाला है, फर्स्ट पार्ट होने वाला है सेकेंड चैप्टर का, इज मैटर अराउंड अस प्योर। सो बच्चों, कॉपी पेन लेके आपने बैठना है साथ में, एंड स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो वही मैटर तो सबको क्लियर है कि मैटर क्या है, ठीक है। दैट हैव स्पेस, हैव मास, ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है, वॉल्यूम होता है, मास होता है, और हम उसको सेंस ऑर्गन से फील कर सकते हैं, वो क्लियर है। उसके बाद आपने ये फिजिकली एंड केमिकली हम 2 तरह से मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। मैटर की क्लासिफिकेशन हम कैसे दे सकते हैं, फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब फिजिकली आपने ये जो पोर्शन है, ये जो क्लासिफिकेशन का पोर्शन है, ये हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। फिजिकल क्लासिफिकेशन का पोर्शन हम कवर कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी की हम बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वो कॉमन नहीं है अर्थ के अंदर। सॉलिड, लिक्विड, गैस में आपको मोस्टली जो सब्सटेंसेस मिलते हैं वो इन्हीं तीनों स्टेट में मिलते हैं, और इसको हम फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, ठीक। इतना तो अपना पोर्शन कवर है। अब हम यहाँ देखते हैं कि भाई केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर 2 तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं मैटर को। समझ में आ रहा है आपके, केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को हम 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है अपने पास केमिकल प्योर सब्सटेंस, एंड दूसरा है मिक्सचर। अब बच्चों, केमिकल क्लासिफिकेशन होती क्या है, पहले इसके बारे में आपको समझा देता हूँ। फिजिकली तो हम क्या करते हैं, चीज़ों को सेंस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वाटर हमने ग्लास में रखा हुआ है, अब वो लिक्विड फॉर्म में है, हमको दूर से दिखाई दे रहा है भाई ये तो लिक्विड फॉर्म में है, या फिर कोई गैसेस फॉर्म में है, वेपर्स बन रही हैं, या वो आइस क्यूब्स की फॉर्म में है तो हम सॉलिड बता देते हैं। तो ये तो करना बहुत आसान है, सॉलिड, लिक्विड, गैस करना बहुत आसान है, बिकॉज हमें वो क्या हो रही है, अपीयरेंस है, विजिबल है। केमिकल क्लासिफिकेशन बच्चों विजिबल नहीं होती है। मेन प्रॉब्लम ये है, केमिकल क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर, एटम्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर, एंड वो आपके पास विजिबल नहीं होगा एज सच। आपको क्या करना पड़ेगा, उसको केमिकल टेस्ट से उसको पता लगाना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। सो केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है, एक प्योर सब्सटेंस होता है, एक मिक्सचर होता है, ठीक है। अब आप अपने आसपास जितने भी सब्सटेंसेस देखोगे, मैक्सिमम सब्सटेंस उसमें इम्प्योर आपको मिलेंगे, इट मीन आपको मिलेंगे मिक्सचर। हम इसको इम्प्योर भी कह सकते हैं, ठीक है, हम मिक्सचर्स को इम्प्योर कहते हैं।
तो मोस्टली आपको अपने आसपास जितनी भी चीज़ें मिलेंगी वो इम्प्योर मिलेंगी, बहुत कम चीज़ें प्योर होंगी। उसको हम समझेंगे कि प्योर सब्सटेंस आखिर होते क्या है। ठीक है, मैं आपको चैप्टर का ओवरव्यू समझा दूं। हम पहले यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, प्योर सब्सटेंस को समझेंगे। प्योर सब्सटेंस अगेन आपके पास एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स दो टाइप में डिवाइड होते हैं। ठीक है, प्योर सब्सटेंस के भी दो टाइप हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। उसके बाद बच्चों हम इम्प्योर सब्सटेंसेस को पढ़ेंगे, जो अपने पास कौन से हैं, मिक्सचर्स हैं। मिक्सचर्स आपको फर्दर होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस में दिखेंगे। होमोजीनियस के अंदर सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस के अंदर सस्पेंशन एंड कोलोइड्स। और सॉल्यूशन के अंदर हम उसकी कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, सस्पेंशन, कोलोइड, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो बच्चों हमने पढ़ना क्या है, पहले प्योर सब्सटेंस को पढ़ेंगे। प्योर सब्सटेंस को पढ़ने के बाद एलिमेंट कंपाउंड में डिफरेंस बताएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। प्योर सब्सटेंस पढ़ेंगे, फिर एलिमेंट कंपाउंड में हम डिफरेंस पढ़ेंगे। उसके बाद हम मिक्सचर पढ़ेंगे, मिक्सचर में होमोजीनस, हेट्रोजीनस, फिर इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, डिफरेंस देखने से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। फिर हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे डिटेल में, फिर सस्पेंशन, कोलोइड, और फिर इन तीनों के बीच में हम, ठीक है, अमंग ऑल थ्री हम डिफरेंस उसमें देखेंगे। तो बच्चों इस तरह से हम चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। एंड स्टार्ट हम करेंगे प्योर सब्सटेंस से, बिकॉज इधर वाला पोर्शन अपना कंप्लीट है। केमिकल क्लासिफिकेशन आप हेडिंग डाल दो एंड प्योर सब्सटेंस को पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। सो आप फटाफट इसको नोट कर ले एंड इसके बाद हम प्योर सब्सटेंस से अपना डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों इतना आपने नोट कर लिया होगा, क्लासिफिकेशन आपकी समझ में आ गई। अब हम इसको डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो प्योर सब्सटेंस में आते हैं। सबसे पहले प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, आप उसकी एक डेफिनेशन लिख लें, दैट प्योर सब्सटेंस इज एनीथिंग, प्योर सब्सटेंस इज एनीथिंग दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ, या फिर आप कह सकते हैं काइंड ऑफ एटम्स। ठीक है, प्योर सब्सटेंस एटम से मिलके बना होता है, बट सिंगल टाइप के, सिंगल काइंड के एटम से मिलके बना होता है। मतलब एक ही तरह के एटम से मिलकर के जो बनता है उसको हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। उसके अंदर कोई अडल्ट्रेशन, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। मतलब दो सब्सटेंस नहीं होने चाहिए, दो तरह के एटम नहीं होने चाहिए, उसके अंदर सिंगल टाइप के एटम्स होने चाहिए, उसको हम कहेंगे प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस बच्चों आपके पास, अच्छा इससे पहले प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन आपको पता लगी कि ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स हैं। अब आपके दिमाग में आया कि सर हमने दो टाइप के एटम को मिक्स किया तो क्या बनेगा, क्या वो हमेशा मिक्सचर बनेगा? ये क्वेश्चन है बच्चों कि इफ वी मिक्स टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स टुगेदर व्हाट वी विल फाइंड, अ मिक्सचर और अ प्योर सब्सटेंस। क्या वो प्योर सब्सटेंस मिल सकता है या हमेशा हमको मिक्सचर ही मिलेगा? बच्चों दोनों ही कंडीशन उसमें हो सकती है, बिकॉज अगर आपने टू एटम्स को मिक्स किया, जैसे हमने लिखा एटम प्लस एटम, ठीक है, आपने टू एटम को मिक्स किया तो इसकी दो कंडीशन बन सकती है। ठीक है, दो कंडीशन इसकी बनेंगी। एक तो क्या, आप इसको फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिक्स करो। फिक्स्ड प्रोपोर्शन का मतलब होता है बच्चों फिक्स्ड रेशियो में। ठीक है, इसका मतलब आपको अभी बताता हूं कि फिक्स रेशियो में आप उसको मिलाओ, या फिर आप उसको वेरिएबल प्रोपोर्शंस में उसको मिक्स करो। ठीक है, दो एटम आ गए अपने पास, हमने दोनों को या तो फिक्स प्रोपोर्शन में मिलाया या फिर वेरिएबल प्रोपोर्शन में मिलाया। अगर बच्चों हम फिक्स प्रोपोर्शन में उसको मिलाते हैं या फिक्स रेशियो में उसको मिलाते हैं तो वो हो जाता है कंपाउंड, एंड अगर हम उसको वेरिएबल प्रोपोर्शन में मिलाते हैं तो वो बन जाता है मिक्सचर। ठीक है, इतना क्लियर है? अगर हम उसको फिक्स प्रोपोर्शन में मिलाएं तो वो बन जाएगा कंपाउंड। जैसे कि अपने पास H2O है। अभी H2O में सारे जानते हैं कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो आएगा बच्चों, जो रेशियो इसमें आएगा बाई मास या बाई वॉल्यूम, जो उसका रेशियो होगा, आपको हाइड्रोजन के कितने एटम दिखाई दे रहे हैं? 2 एंड ऑक्सीजन का 1। ठीक है,
क्या ये रेशियो कभी चेंज होगा वाटर के लिए? आप किसी भी देश का किसी भी सैंपल ऑफ वाटर को उठा लीजिए, उसके अंदर हाइड्रोजन के 2 एंड ऑक्सीजन का एक ही एटम आपको मिलने वाला है। इसका मतलब क्या है कि रेशियो तो यार फिक्स्ड रहता है। तो जिन सब्सटेंसेस का रेशियो फिक्स्ड होगा उनको हम ऐसे कंपाउंड कह देंगे। एंड बच्चों आपको पता है कि कंपाउंड किसकी कैटेगरी में आते हैं? प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। बट अब अगर आपने वेरिएबल मिक्सचर्स बनाने चाहें, वेरिएबल प्रपोर्शन को आपने मिक्स कर दिया, लाइक आप क्या चाहते हो कि आपने नींबू पानी बनाना चाहा, आपने लिमोनेड बनाना चाहा। अब लिमोनेड आपने बनाना चाहा तो उसकी बहुत सारी कंडीशन हो सकती है। अब 100 ml वाटर ले लो, ठीक है। आप 100 ml वाटर के अंदर, ये मैंने वाटर लिया 100 ml, इसमें आप कितना भी लेमन जूस ऐड कर सकते हैं। कोई उसका कहीं पे कुछ लिखा तो नहीं हुआ कि भाई इतने ही ग्राम या इतने ml लेमन जूस डालने पर ही आपका लिमोनेड बनेगा, नींबू पानी बनेगा, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ। मैं इसमें 2 ml लिमोनेड, 2 ml लेमन जूस मिला दूं, या फिर मैं इसमें यहाँ पर 10 ml लेमन जूस मिला दूं, तो कोई इसमें इफेक्ट पड़ेगा? मिक्सचर तो हर बार बनेगा। तो इसका कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है, इसका प्रोपोर्शन वेरिएबल होता है। इसलिए हम कहते हैं कि इसमें हर बार हमको क्या मिलेगा? मिक्सचर मिलेगा, वेरिएबल कंपोजिशन का मिक्सचर बनेगा। सो बच्चों इसको आप नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आगे मैं आपको बताता हूं कि प्योर सब्सटेंस एलिमेंट एंड कंपाउंड की फॉर्म में कैसे हम पढ़ सकते हैं। सो बच्चों आपको इतनी चीज़ें समझ में आई इसमें प्योर सब्सटेंस के अंदर। अब हम प्योर सब्सटेंस को थोड़ा डिटेल में लेके चलते हैं। प्योर सब्सटेंस में हमने कहा कि ओनली 1 टाइप ऑफ एटम इसके अंदर होंगे। एंड प्योर सब्सटेंस एलिमेंट एंड कंपाउंड की फॉर्म में 2 टाइप में डिवाइड होता है। पहले एलिमेंट को देखते हैं बच्चों। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट बच्चों सिंपलेस्ट फॉर्म होती है किसी भी प्योर सब्सटेंस की। इसमें हम लिख सकते हैं कि इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस, इसका मतलब क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म होने का मतलब क्या है? इट कैनॉट बी ब्रोकन डाउन, इट कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू एनीथिंग सिंपलर। बच्चों खुद में अपने आप में इतना सिंपल है कि आप उसको डिवाइड करके और सिंपल सब्सटेंस में चेंज नहीं कर सकते। सो एलिमेंट सिंपलेस्ट फॉर्म होगी एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू एनीथिंग सिंपलर। अपने पास बच्चों एक Mg मैग्नीशियम का रिबन है, मैग्नीशियम रिबन या मैग्नीशियम का ब्लॉक आप ले लो। अपने पास एक मैग्नीशियम का ब्लॉक है। मैंने क्या कहा? मैंने इसको और छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया। इतना बड़ा ब्लॉक था, मैंने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। दोनों पार्ट्स में मैग्नीशियम ही होगा। मैंने उसको और छोटे एटम्स में डिवाइड कर दिया। मेरे पास ढेर सारे एटम्स आ गए, ठीक है। ये एटम्स है मेरे पास। अब आप ये बताइए कि ये एटम्स किस चीज़ के होंगे? इनके अंदर किसकी प्रॉपर्टी होगी? मैग्नीशियम की। भाई मैग्नीशियम के अलावा तो इनके अंदर और किसी की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। मैंने मैग्नीशियम ब्लॉक को छोटे छोटे एटम्स में डिवाइड कर दिया, हर एक में मुझे प्रॉपर्टी मिल रही है मैग्नीशियम की। आप इससे भी छोटा कुछ कर लो, फिर भी उसमें किसकी प्रॉपर्टीज होंगी? मैग्नीशियम की। मतलब मैग्नीशियम से सिंपलर आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एलिमेंट से सिंपलर मैग्नीशियम एक एलिमेंट यहां पर हो जाएगा, बिकॉज इससे सिंपल आपको कुछ नहीं मिलने वाला। सो मैग्नीशियम के एटम्स आपको लास्ट में मिलेंगे एंड हर एक एटम इस सब्सटेंस का मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी ही शो करेगा। सो एलिमेंट क्या होते हैं? एनीथिंग सिंपलर, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा वो सिंपल होते हैं। बेसिक फॉर्म होता है प्योर सब्सटेंस का एंड इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू एनीथिंग सिंपलर। और 1 टाइप ऑफ एटम को तो ये कंटेन करेंगे ही। इसमें आप लिख सकते हैं कि इट कंटेन्स ओनली 1 टाइप ऑफ एटम्स। 1 टाइप ऑफ एटम्स को ही ये कंटेन करेगा।
इसमें दो तरह के एटम्स बिल्कुल नहीं होंगे। दो तरह के एटम्स किसके पास है बच्चों? कंपाउंड के पास है, बट वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में जुड़े हुए हैं। ठीक है, इतना डिफरेंस आपको पता लगा अभी एलिमेंट एंड कंपाउंड में, कि एलिमेंट में वन टाइप ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे सर इसमें तो आपने कहा वन टाइप के एटम्स हैं, एंड एलिमेंट भी प्योर सब्सटेंस के अंदर आता है, एंड कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस के अंदर आता है, और कंपाउंड में तो दो टाइप के एटम्स होते हैं, तो फिर डेफिनेशन में कुछ हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो आप चेंजेस कर सकते हो कि प्योर सब्सटेंस इज एनीथिंग दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स और मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स बट कंबाइन इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। इसमें आप ऐड कर सकते हो कि मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स बट कंबाइन इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, एक फिक्स्ड रेशियो में, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में वो कंबाइन होते हैं। भाई इतनी चीजें एलिमेंट में क्लियर हुई। एलिमेंट को और अच्छी तरह से समझते हैं, इसको क्लासिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इतना आपने नोट कर लिया होगा, इसको आप नोट कर लें अच्छे से, नोट्स बनाते चले, एंड इसको हम कर लेते हैं क्लासिफाई। एलिमेंट को बच्चों कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ये आप देखिए ध्यान से। एलिमेंट अपने पास दो तरह से क्लासिफाई हो सकता है। ठीक है, एक क्लासिफिकेशन इसकी होगी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। यहां पर बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आती है ये, और कंफ्यूज हो जाते हैं कि एलिमेंट सॉलिड लिक्विड गैस भी है, एलिमेंट मेटल नॉन मेटल और मेटलॉइड भी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, समझ में आ रहा है, फिजिकल स्टेट के बेस पर। तो भाई जहां पर स्टेट का आया, फिजिकल स्टेट मतलब वो तो सॉलिड, लिक्विड एंड क्या होने वाले हैं, गैस। सॉलिड लिक्विड गैस होने वाले हैं फिजिकल स्टेट में, एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होने वाला है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स में ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर बच्चों क्लासिफाई होने वाला है। सो इस तरह से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट एंड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो बच्चों मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड आ जाएगा, और फिजिकल स्टेट के बेस पर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस हो जाएगा। सो बच्चों इसको आप नोट करें। उसके बाद हम इसको तो हमने कवर कर ही लिया है, इसमें तो अपने को कोई प्रॉब्लम है नहीं सॉलिड, लिक्विड, गैस में। हम इसको अब वन बाय वन हम कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस क्लासिफिकेशन को आप नोट करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। सो बच्चों ये आपने नोट कर लिया, ये क्लासिफिकेशन आपने नोट की। उसके बाद हम पढ़ते हैं, मेटल्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब आपको कुछ इसमें समझ में आ रहा है कि हम किस तरह से पैटर्न वाइज पढ़ रहे हैं। पहले हमने प्योर सब्सटेंस, उसके अंदर फिर हम एलिमेंट पढ़ रहे हैं, एलिमेंट में हम अब मेटल को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम पढ़ते जाएंगे और आपको जो कन्फ्यूज़न है वो आपको क्लियर होता जाएगा। सो मेटल्स को हम पढ़ते हैं बच्चों। मेटल्स आपने इससे पहले भी अपनी क्लास में 8th में पढ़ा होगा मेटल्स के बारे में। सो मेटल्स को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। मेटल्स को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक हो सकती है बच्चों उसकी केमिकल डेफिनेशन, एंड एक हो सकती है फिजिकली हम उसको डिफाइन करें। सो अगर हम केमिकली उसको डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि मेटल्स आर द एलिमेंट, लिखते रहिए बच्चों, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। मेटल्स आर द एलिमेंट विच लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, लूज इट्स outermost electron in order to complete its octet। बच्चों अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। अब ये तो हमें पता है कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ता है या लूज करना पड़ता है।
मेटल्स बच्चों इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट एंड फॉर्म क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस। अभी आपको समझा देता हूं, इसको बच्चों कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे अपने पास मैग्नीशियम है एटॉमिक नंबर 12 के साथ, ठीक है, मैग्नीशियम आ गया एटॉमिक नंबर 12। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप इसका बनाएंगे तो बनेगा 282। भाई लास्ट में अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो इनको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एंड इन ऑर्डर टू कंप्लीट ऑक्टेट, अब ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसको क्या करने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने पड़ेंगे। अब बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही लूज करेगा तो इसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, ये आपने ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव हमने कहा ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन जैसे ही इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, जितना इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ढेर सारे एग्जांपल हैं अपने पास मेटल्स के जिनमें हम इलेक्ट्रॉन को लूज करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनाते हैं मेटल के अंदर, एंड कितना उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है जितना इलेक्ट्रॉन वो लूज करता है, ठीक है। अब आप इसको नोट करिए, इसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूं, ठीक है, इसको नोट आपने किया। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको इसमें बताता हूं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 1, 2 and 3, अगर बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 आ रहे हैं, देन इट लूज these electrons to complete octet। बच्चों जिनके लास्ट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 हो, वो क्या करेंगे, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए उन इलेक्ट्रॉन्स को उनको लूज करना पड़ेगा, एंड उनको कहेंगे, एंड दे आर कॉल्ड मेटल्स। बच्चों इन्हीं को हम मेटल्स कहते हैं जिनके लास्ट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। सो इनकी वैलेंसी भी कितनी होगी, 1, 2 and 3 होगी, एंड ये मेटल्स होते हैं जो अपने लास्ट में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स आने के बाद उनको लूज कर देते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आया। अब ये तो मेटल्स आपको समझ में आए, ठीक है। इसमें हम अगर लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन हो तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ वो या तो नॉन मेटल बनेगा या बच्चों बनेगा मेटलॉइड। जैसे कार्बन एक नॉन मेटल है, ठीक है, उसके लास्ट में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो सिलिकॉन तो नॉन मेटल या फिर मेटलॉइड वो बन जाएगा जब उसके लास्ट में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वहां पर होंगे। सो बच्चों इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर 1, 2, 3 देन इट लूजेस इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको आप नोट कर लें, ये आपकी केमिकल डेफिनेशन बन जाएगी मेटल्स की, ठीक है। नोट किया आपने, ठीक है। इसके बाद भाई अपने पास है मेटल्स की फिजिकल डेफिनेशन, ठीक है। केमिकल तो अपने को समझ में आई, ठीक है। जैसे कि आप मुझे बताइए कि अपने पास क्लोरीन है 17 के साथ, 17 एटॉमिक नंबर है इसका, और ये क्लोरीन 287, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। सो अब आप ये बताइए कि ये मेटल है, नॉन मेटल है या फिर मेटलॉइड, ये क्या है। सो मेटल तो ये हो नहीं सकता बिकॉज इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 1, 2 या 3 होने चाहिए, तो ये बच्चों मेटल नहीं है, ये आपको देखने से ही उसको पता लग जाएगा, ये होगा नॉन मेटल, ठीक है। नॉन मेटल की हम डेफिनेशन जब पढ़ेंगे उसको हम एक्सप्लेन करेंगे वहाँ पर कि वो नॉन मेटल बच्चों होगा। सो मेटल की फिजिकल डेफिनेशन यहाँ पर पढ़ते हैं। अब बच्चों हम इसमें आगे पढ़ते हैं फिजिकल डेफिनेशन ऑफ मेटल। केमिकल डेफिनेशन आपकी समझ में आ चुकी है, फिजिकली हम मेटल को कैसे डिफाइन करें।
तो फिजिकली बच्चों मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइक आपने पढ़ा होगा मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरस, लस्ट्रस। तो हम ऐसे एलिमेंट जो कि बहुत ज़्यादा मेलिएबल, डक्टाइल, हार्ड, सोनोरस, लस्ट्रस होते हैं उनको हम मेटल्स कहते हैं। सो इन टर्म्स को वन बाय वन स्टडी करते हैं। मेलिएबल का मतलब क्या होता है बच्चों? मेलिएबिलिटी क्या प्रॉपर्टी होती है कि आपके पास इस तरह का कोई एक मेटल है, ठीक है, आपने क्या किया, उसको हैमर्ड किया। हैमर्ड करने का मतलब बच्चों आपने क्या, हथौड़े से उसको पीटा, ठीक है। हैमर्ड करने से आपको वो कुछ इस तरह से एक थिन शीट में मिल जाएगा। इस तरह से बच्चों शीट्स बना लेगा मेटल की। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं बच्चों मेलिएबिलिटी। समझ में आया? सो इफ metals are hammered, if metals are hammered, they can be converted into thin sheets। पतली पतली शीट्स या चादर की फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बच्चों एग्जाम्पल क्या आएंगे? एग्जाम्पल आएगा गोल्ड AU एंड सिल्वर AG, ठीक है, गोल्ड AU एंड सिल्वर AG, ठीक है। तो गोल्ड का सिंबल बनता है ऑरस से एंड सिल्वर का एजेंटम से। तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप नोट करते रहें। जैसे सिल्वर लैटिन वर्ड एजेंटम से उसको लिया हुआ है, गोल्ड को ऑरस से लिया हुआ है, इस तरह से। सो मेटल हैमर्ड करके एक थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये मेलिएबिलिटी होती है। एंड इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। जो आप एल्यूमिनियम की चादरें देखते हैं जो घरों के ऊपर अक्सर लगाई जाती हैं, ठीक है, स्टील की आप चादरें देखते हैं तो वो किससे बनती हैं? बिकॉज हैमर्ड उनको करके हम शीट्स में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये आपको समझ में आया? इसके बाद बच्चों आगे हम पढ़ते हैं कि मेलिएबिलिटी के बाद अपने पास सेकंड प्रॉपर्टी हो जाएगी डक्टिलिटी। सो डक्ट आपको पता है, आपने बायो में पढ़े होंगे कि डक्ट क्या होते हैं। छोटे छोटे कैनाल्स या पाइप्स होते हैं जिनको हम डक्ट कहते हैं। सो इस तरह से अपने पास बच्चों एक मेटल है, मेटल को क्या किया हमने? स्ट्रेच किया। हम स्ट्रेच कर रहे हैं मेटल को, हमने मेटल को स्ट्रेच किया। स्ट्रेच करने पर बच्चों को क्या हो जाएगी? इस तरह से पाइप की फॉर्म में, छोटे छोटे डक्ट की फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगी, एक वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको हम बच्चों इस तरह से एक वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं कि एक वायर की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगी। एंड इस प्रॉपर्टी को कहेंगे बच्चों हम डक्टिलिटी। सो इफ metals are stretched, they can be converted into thin wires। बच्चों बहुत पतली सी थिन सी वायर बना के हम उसको कन्वर्ट वहाँ पर कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऐसे मेटल्स कौन से होंगे? तो गोल्ड एक बेस्ट डक्टाइल एज वेल एज मेलिएबल मेटल होता है। बच्चों इसके 1 ग्राम से आप 2 किलोमीटर लंबी एक वायर बना सकते हैं, सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से। तो इस तरह से गोल्ड ज्वेलरीज में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बिकॉज आप उसको अलग अलग डिज़ाइंस उसके बना सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से वायर में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सिल्वर बच्चों इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा। गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सारे डक्टिलिटी के एग्जाम्पल हो जाएंगे, डक्टाइल मेटल्स हो जाएंगे। गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर। सो डक्टाइल आपको समझ में आया। मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी 2 प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं, डक्टिलिटी आपका सेकंड हो गया। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी करते हैं बच्चों। थर्ड प्रॉपर्टी अपने पास है, थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है अपने पास सोनोरस। सोनोरस पढ़ लेते हैं। सोनोरस का मतलब मेटल्स प्रोड्यूस्ड रिंगिंग साउंड। यस बच्चों, रिंगिंग साउंड वो प्रोड्यूस करते हैं व्हेन हीटेड।
जब भी उनको बच्चों हीट किया जाता है मेटल्स को, तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपने किसी मेटल को नीचे ज़मीन पे छोड़ दिया, ज़मीन पे आपने उसको फेंक दिया, तो वो एक रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस करेगा। एग्जाम्पल, सारे मेटल्स ऐसा करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास आयरन वगैरह हो जाता है, सिल्वर है, ये सारे मेटल्स क्या रिंगिंग साउंड जितने भी होते हैं, कॉपर, एल्युमिनियम, बर्तन जो बनाए जाते हैं कॉपर के, वो सारे रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद बच्चों अपने पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, दे आर जनरली सॉलिड होते हैं बच्चों। जनरली जो मेटल्स होते हैं दे आर जनरली सॉलिड। बट क्या सारे मेटल बच्चों सॉलिड होते हैं? नहीं, एक मेटल ऐसा है, एक्सेप्शन आपको पूछे जाएंगे बच्चों एग्जाम में, एक्सेप्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मरकरी जो कि रूम टेम्परेचर पर आपको लिक्विड की स्टेट में मिलेगा, मरकरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाता है। एक्सेप्शन है बच्चों, मरकरी आपको लिक्विड स्टेट में यहाँ पर मिलेगा, बाकी सारे सॉलिड स्टेट में होते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। इसके बाद बच्चों आगे हम चलते हैं, फिफ्थ, दे आर लस्ट्रस होते हैं बच्चों। लस्ट्रस का मतलब होता है जब इनको फ्रेश हम कट करते हैं। जैसे अपने पास एक मेटल है, हमने इसको यहाँ से कट कर दिया, तो कट करने के बाद जो अपने पास एक पीस बचा हुआ है, कट करने के बाद बच्चों जो अपने पास ये फ्रेश सरफेस इसकी बची, जहाँ से हमने इसको कट किया, ये हो जाएगी फ्रेश सरफेस। ये फ्रेश सरफेस बच्चों शाइनी फ्रेश सरफेस हो जाती है, चमकदार, चमकने लगती है। जब हम फ्रेशली उसको कट करते हैं तो उसकी जो एक्सपोज्ड सरफेस होती है वो शाइन करने लगती है, चमकने लगती है, तो हम इसको कहते हैं लस्ट्रस। दे आर लस्ट्रस मीन्स व्हेन फ्रेशली कट प्रोड्यूस शाइन। जब फ्रेशली कट करते हैं तो शाइन प्रोड्यूस करते हैं। सारे मेटल्स लगभग ऐसे करते हैं। सो ये एक प्रॉपर्टी बच्चों इसमें हो जाएगी। आगे बच्चों इसमें है, जैसे कि मेटल्स आपने देखे होंगे कि मेटल्स जनरली कौन से स्टेट में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस। सो मेटल्स आर जनरली सॉलिड तो होते ही हैं, ये हार्ड होते हैं बच्चों। ठीक है, सॉलिड स्टेट में तो होते ही हैं, लिक्विड में आपके पास मरकरी आ जाता है एक्सेप्शन। मेटल्स आर जनरली हार्ड, बट इसमें भी बच्चों कुछ एक्सेप्शन है आपके पास। एक्सेप्शन पूछे जाते हैं सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है बच्चों, सोडियम पोटेशियम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मेटल होते हैं। दे कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ से बच्चों हम इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, चाकू से हम इसको कट कर सकते हैं, इतने ज़्यादा सॉफ्ट ये मेटल्स होते हैं। सो मेटल्स आर जनरली हार्ड, बट एक्सेप्शन है सोडियम एंड पोटेशियम, जो कि आप नाइफ से कट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन आपसे पूछे जाते हैं बच्चों। आगे इसमें अगली कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों, स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड एंट्रेंस जो आपके एग्ज़ाम्स कुछ होते हैं बढ़िया लेवल के, NTSC और ओलंपियाड, उसमें एक्सेप्शंस बच्चों पूछे जाते हैं। सो अपने पास सिक्स्थ के बाद आगे अपने पास प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। आगे बच्चों अपने पास आ जाता है कि दे हैव हाई डेंसिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं बच्चों, इनके बहुत भारी होते हैं, बहुत ज़्यादा डेंसिटीज़ इनकी होती हैं। एंड दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स इसके होते हैं। एंड बच्चों एग्जाम्पल में आप एक्सेप्शन इसमें ज़रूर पूछे जाते हैं। एक्सेप्शन आप ध्यान रखें कि एक्सेप्शन भी हैं इसके कुछ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के, जो सोडियम पोटेशियम होता है एंड गैलियम। आप गैलियम इसमें लिख लें, गैलियम
एंड सीजियम जो होता है बच्चों, सीजियम होता है, गैलियम एंड सीजियम, ये बच्चों आपके पास बहुत कम इनका मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है। सो बच्चों इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। इसमें बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ इनकी बहुत ज़्यादा होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है बच्चों, अगर आप मेटल्स को किसी ब्रिज बनाने में, कहीं पर आप उसको बिल्डिंग मटेरियल में यूज़ करें, तो बहुत ज़्यादा वेट को क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, टूटे बिना वो बहुत ज़्यादा वेट को होल्ड कर पाए, उसको कहते हैं बच्चों टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो सारे ही मेटल्स में टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़िया होती है। मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन्स दे होल्ड वेट विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है बच्चों, विदाउट ब्रेकिंग ये क्या करते हैं, वेट को होल्ड कर सकते हैं। सो ये इतनी सारी हमने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी पढ़ लिया है। सो बच्चों प्योर सब्सटेंस के अंदर हमने मेटल्स पढ़ा, मेटल्स के अंदर हमने उसकी केमिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकली उसको हम कैसे डिफाइन करें, एंड फिजिकली हमने उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं। सो बच्चों बाकी इससे आगे नॉन मेटल, मेटलॉइड एंड कंपाउंड्स को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो बच्चों अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट लेक्चर में।